ड्रामा के स्टार वो जियाओजी को देख करके गले से लगा लेता है। कहता है कि फाइनली तुम्हें देख करके कितना सुकून मिल रहा है। कार एक्सीडेंट के बाद चेंग जून कोमा में था और अब उसे होश आया था। जियाओजी उसे काम डाउन होने के लिए कहती है कि वो लोग कंपनी के मीटिंग में हैं। तभी चेंग जून की नज़र हाईजू पर पड़ती है। वो जाकर उससे कहता है, जीजू फाइनली आप मुझे मिल गए। लास्ट टाइम हम दोनों ड्रिंक पर गए थे और तब मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। अब ये सुनकर के कंपनी के सारे लोग चौंक जाते हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि चेंग जू बकवास कर रहा है। हाईजू सिचुएशन को देखते हुए फिलहाल मीटिंग को यहाँ पर ख़त्म करता है। जियाओजी को लग रहा था अब तो पक्का उसकी नौकरी गई। वह गुस्से में अपने भाई को पीटने के लिए आगे बढ़ती है कि वो क्यों बकवास कर रहा है। वो सच में उसकी नौकरी छोड़वा करके मानेगा। सारे लोग उसे रोक रहे होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तमाशा ना हो। चेंग जून जियाओजी से कहता है, तुम्हें मेरी बात का ट्रस्ट करना चाहिए। फ्यूचर में सच में हाईजू और जियाओजी ने दोनों ने शादी किया है। ऑफिस में पूरा गॉसिप होने लगता है कि क्या चल रहा है। जियाओजी को लगता है उसकी मेहनत अब बर्बाद होने वाली है। पिछले 3 सालों से वो जॉब कर रही है और उसकी जॉब तो अब हाथ से जाने ही वाली है। तभी यहाँ पर जियाओजी चेंग जून को बेहोश कर देती है और कहती है कि वो अभी अभी कोमा से बाहर आया ना, इसलिए वो बकवास कर रहा है। बॉस आपको इसकी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो हाईजू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सीन देखते हैं। ऑफिस के बाद वो नहाने के लिए जाता है। उसके बॉडी पर हम टैटू देखते हैं। किसका था वो आगे पता चलेगा। शाम में जियाओजी अपने दोस्त से ये सारी बातें बता रही थी। वो सोचती है इस बार तो हाईजू उसे जॉब से निकलवा करके ही मानेगा, वो उसे नहीं छोड़ने वाला है। तभी चेंग जून यहाँ पर आता है। वो कहता है, बहन बात मान मेरी। हाईजू का सच में तुम पर क्रश है और वो तुमसे बहुत ही प्यार करता है। लेकिन जियाओजी उसकी कोई बात नहीं सुनने वाली थी। वो वापस से अपने भाई को पीटने लगती है। वो कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड हो और तुम क्या बकवास कर रहे हो। चेंग जून कहता है, वो चीटर है, उसका फ़ोन चेक करो। वो एक अमीर लड़की से कांटेक्ट में है और वो कोई तुमसे शादी वादी नहीं करने वाला है। अगले दिन चेंग जून को 2 गार्ड्स उठा के लेके जाते हैं। उसे डर लग रहा था कि भला कौन ही उसे उठा के लेके जा रहा है, लेकिन हाईजू चेंग जून से बात करने के लिए उसे बुलाया था। वो कहता है, मुझे तुम्हारी बात पे ट्रस्ट है, क्योंकि वो जानता था उसका क्रश जियाओजी पर है, तो ये बात तो वो सच कह रहा है। चेंग जून कहता है, चलो कम से कम तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बॉयफ्रेंड है। चेंग जून उसे बताता है इनके रिलेशनशिप के 1000 डे पे वो दोनों ब्रेकअप करने वाले हैं। जियाओजी शादी करने के लिए गई थी और उसे पता चला था कि चेंग जून से चीट कर रहा है। फ्लैशबैक में याद करता है हाईजू कि जब जियाओजी ने उसे अपना बॉयफ्रेंड समझ करके गलती से हक कर लिया था तो वो कितना नर्वस हो गई थी। वो तो उसे संभालने के लिए, उसे हेल्प करने के लिए कितना कुछ कर रहा था। चेंग जून कहता है, भाई जो तू कर रहा है ना, उससे किसी भी लड़की को पता नहीं चलेगा कि तू उससे प्यार करता है और तू उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। थोड़ा सा ओपन अप हो, अपना प्यार मोहब्बत दिखाओ, तभी ना सामने वाले बंदे को पता चलेगा कि हाँ तुम उसे पसंद करते हो। अब देखो तुम्हारे पास अच्छा मौका आने वाला है। जियाओजी का ब्रेकअप होने वाला है और तुम उसके एक्स की जगह उसे सिंपैथी देने के लिए जा सकते हो। हाईजू को याद आता है आज जियाओजी के रिलेशनशिप के 1000 डे होने वाले हैं। वो जल्दी ही अपने ड्राइवर को ड्राइव करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ जियाओजी अपने बॉयफ्रेंड हुओ के साथ सिविल ब्यूरो पर गई हुई थी। वो थोड़ा नर्वस था। जियाओजी को चेंग जून का बात याद आता है तो वो हुओ को बहाने से पानी लाने के लिए भेज देती है ताकि वो उसका फ़ोन चेक कर सके। जैसे ही वो वहाँ से जाता है ना, जियाओजी उसका फ़ोन उठा करके चेक करती है और उसमें पता चलता है कि वो एक अमीर लड़की से सच में बात कर रहा है। और अब ये बात पता चलते ही जियाओजी का दिल टूट जाता है। चेंग जून यहाँ पर आता है तो वो वही पानी ले करके उसके मुंह पे फेंक देती है और कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो तुम लिटरली ब्रेकअप कर सकते थे। चीटिंग करने की तो बात ही नहीं आती है। वो एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि ये सब कुछ हम हमारे बेटर फ्यूचर के लिए ही तो कर रहे हैं। अब देखो हम दोनों ही गरीब हैं, वो लड़की अमीर है, अगर मैं उससे इंगेज हो जाऊँगा तो पैसे तो हम दोनों को मिलेंगे ना। जियाओजी कहती है, मतलब मेरे क्या शक्ल से उल्लू लगता है, उल्लू लगती हूँ मैं। तुम मुझसे ब्रेकअप करके जा सकते थे लेकिन तुमने चीटिंग करने का ही डिसाइड किया। वो हुओ को पिटाई लगा रही थी तो वो उसे ब्लैकमेल करने पर उतर जाता है।
उस पॉइंट पर हाइजू वहाँ पर पहुँच जाता है जियाओजी के सपोर्ट में। वो का कहना था कि क्या तुम्हारा अफेयर इससे चल रहा है। इस बात पर हाइजू से कहता है तुम्हें ये बात जानने का कोई हक नहीं है। तुमने मेरी कंपनी में भी कम रायता नहीं फैलाया है। मैंने तो जियाओजी की वजह से ही तुम्हें जॉब पर रखा था। अब जो रायता तुमने फैलाया है उसके लिए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलने ही वाला है। कंपनी का सेक्रेटरी उसे वहाँ से पकड़ के लेकर के जाता है। यहाँ पर जियाजी जितना शौक थी उतना ही सैड भी थी। उसके भाई को वो बात करते हुए कहती है अच्छा हुआ जो तुमने मुझे वार्न कर दिया, वरना मैं एक चीटर से शादी कर लेती। चेंगजुन कहता वही तो मैं कह रहा हूँ। तभी वहाँ पर हाइजू वहाँ पर आता है और वो जियाजी को कहता है देखो मुझे वैसे भी किसी से प्यार मोहब्बत में शादी करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम मुझसे शादी करो और पर मंथ तुम्हें एक्स्ट्रा 5 मिलियन मंथली में देने वाला हूँ। जियाओजी इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है, ये सोचते हुए कि भले ही ये बिजनेस मैरिज है लेकिन जितना पैसा हाइजू उसे ऑफर कर रहा है वो तो उसके लिए कमाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 5 मिलियन एक महीने का एक्स्ट्रा। वो खुशी से रेडी हो जाती है और हाइजू कहती है हाँ हाँ कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुमसे शादी का सर्टिफिकेट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। उसे तो ये लग रहा था कि हाइजू अपने फैमिली प्रेशर में आकर के सिर्फ शादी कर रहा है ताकि फैमिली को दुनिया को दिखा सके कि हाँ वो भी मैरिड है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये हाइजू का लॉन्ग प्लान था जियाओजी से शादी करने का। उसका भाई सोचता है चलो कम से कम किसी बहाने दोनों ढक्कन मिल तो रहे हैं। हाइजू और जियाओजी दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जियाओजी को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो हाइजू से कहती है उसे फ़िलहाल कंपनी में बहुत सारे काम है तो वो निकल रही है, वो ये शादी का सर्टिफिकेट रख सकता है। जियाओजी यहाँ पर कंपनी के लिए निकल जाती है। चेंगजुन कहता है तुमने जियाओजी को डायरेक्टली क्यों नहीं बोला कि तुम उसे पसंद करते हो। हाइजू कहता है तुमने देखा नहीं अभी अभी जियाओजी का ब्रेकअप हुआ है, तो फिर भला मैं यहाँ पर उसे कैसे ही ऐसा कह सकता हूँ। वैसे भी जो लेजेंड्स होते हैं ना वो तो सीधे हो ही जाएगा। चेंगजुन सोचता है ये बंदा सच में ये लंबे दौड़ का अच्छा खिलाड़ी है, उसने सही में तीर मारा। बताओ उसकी बहन से उसने सच में शादी कर लिया। वो कहता है भाई अभी तो जितना अकड़ू है ना शादी के बाद उतना ही क्यूट पपी बनने वाला है। कीबोर्ड पर नील डाउन करके तो मेरी बहन से माफ़ी मांगा करता था। हाइजू को कहीं ना कहीं चेंगजुन की बातों पर भरोसा था तो वो सारे कीबोर्ड से ही हटवा देता है। जियाओजी कंपनी में काम कर रही थी। यहाँ पर हाइजू से उसके साथ मूव इन करने के लिए बोलता है। जियाओजी सोचती है वही मैं सोचूँ ये 5 मिलियन कमाना इतना भी आसान नहीं होने वाला था। घर पर उसने अपने और हुआ के ब्रेकअप के बारे में अपने मॉम डैड को नहीं बताया था। वो उन्होंने यही कहा था कि उसकी शादी हो गई है। अब उसके पेरेंट खुश थे लेकिन वो मिलने नहीं आया था तो थोड़े सैड भी थे। जियाओजी कहती है कि जैसे उसे फुर्सत मिलेगा वो उनसे मिलने के लिए उन्हें ज़रूर लेकर के आएगी। उसके मॉम डैड जियाओजी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें पैक कर रहे थे। वो को जियाओजी कहती है एक काम करो तुम ना ये पेपर स्प्रे वगैरह मेरे लिए ला दो। अब एक लड़का एक लड़की एक घर में अकेले रहने वाले हैं तो ये सेफ्टी के लिए ठीक रहेगा ना। चेंगजुन हंसते हुए कहता है बहन तुम इतनी प्रोएक्टिव हो ना मेरे जीजू को लेकर के, उन्हें खुद को तुमसे बचाना पड़ता है फ्यूचर में, ना कि तुम्हें खुद को उनसे सेव करना पड़ता है। यहाँ पर जियाओजी अपने इमेजिनेशन में इमेजिन कर रही थी कि वो हाइजू के साथ कैसे रोमांटिक बिहेव कर रही थी और हाइजू यहाँ पर इतना अगड़ू है तो वो नहीं चाहते हुए भी जियाओजी की बात मानते जा रही थी। इन चीज़ों को याद करके वो खुद में भी काफ़ी एम्बेरस होने लगती है। और अगली मॉर्निंग हाइजू उसे उसके नाम से पुकारने के लिए कहता है। जियाओजी जब घर आती है तो वो घर की नैनी को हाइजू की मॉम समझ लेती है। वो काफ़ी ऑकवर्ड थी। हाइजू करोड़पति है, क्या कमाल का घर था उसका। जियाओजी गेस्ट रूम में स्टे करना चाहती थी। घर की जो नैनी थी वो तो जियाओजी को ऐसे उसके मास्टर बेडरूम में ही लेके जा रही थी, लेकिन जियाओजी हाइजू के साथ रूम शेयर करने में काफ़ी हेजिटेट कर रही थी। वैसे तो घर में बहुत ही कमरे थे लेकिन मास्टर बेडरूम एक ही था और एक गेस्ट रूम था, तो जियाओजी वहाँ जाने के लिए कहती है। घर की नैनी है उसे नहीं रोकती है, लेकिन जब जियाओजी उस गेस्ट रूम में अंदर एंटर करती है तब वो जाकर के देखती है उस कमरे में तो उसका भाई है। चेंगजुन कहता है अब जीजू मेरे पढ़ाई का इतना ख्याल रख रहे हैं, मुझे इतना अच्छा घर मिल रहा है, मस्त खाना पीना मिल रहा है 3 टाइम का, तो मैं जीजू का घर छोड़ के भला कहाँ जाऊँगा। तो जियाओजी यहाँ पर उसी के कमरे में स्टे करने का बोलती है। तभी हाइजू वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है चेंगजुन की स्टडी को क्यों डिस्टर्ब करना, तुम मास्टर बेडरूम में चलो, मैं सोफे पर सो लूँगा और तुम बेड पर सो लेना।
जॉर्जी के पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये हाईजू और चेंगजुन का प्लान था। चेंगजुन अपने जीजू और दीदी को मिलाने का फुल ऑन प्लानिंग में था और खुश होकर के चेंगजुन के छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स, ऐसे नोट के लिए हाईजू से मस्त पैसे ट्रांसफ़र करते रहता था। चेंगजुन सोचता है इस बार वो अपनी बहन को सेव करके रखेगा, पिछली बार की तरह वो उससे बुली नहीं होने देगा। इधर रात में जियाओजी काफ़ी नर्वस थी क्योंकि हाईजू के साथ वो रूम शेयर करने वाली थी। वो अपने सेफ्टी के लिए पेपर स्प्रे रखी हुई थी। तभी हाईजू नहा करके आता है, उसकी मस्त बॉडी को वो ताड़ते रह जाती है। फ्री फोकट का एब्स उसे देखने के लिए मिल रहा था। वो सोचती है चेंगजुन ने सच ही कहा था, इतना हैंडसम बॉडी फिगर देख करके भला कोई कैसे ही खुद को कंट्रोल कर पाएगा। फिर वो हाईजू के पास जाती है और उसे वो पेपर स्प्रे देते हुए कहती है, तुम इसे रख लो, तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और ऑकवर्ड होते हुए फिर खुद सोने के लिए चली जाती है। चेंजन मैसेज करता है, ये ऐप्स वाला आइडिया काम किया ना, मैं अपनी बहन को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। आईजू खुश होकर के वापस से चेंगजुन को कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये जीजी साले की जोड़ी ने इस कहानी को बहुत ही फ़नी और इंटरेस्टिंग बना रही थी। रात में हाईजू जियाओजी को सोते हुए देख रही थी। यहाँ पर फ्लैशबैक में वो याद करता है कि वह जियाओजी को पिछले कई सालों से प्यार करता था। कॉलेज में भी दोनों साथ थे। वो उसके ये के पास वाले स्टॉल पर भी आया करती थी, लेकिन जियाओजी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगले मॉर्निंग ऐसा लगता है कि चेंगजुन ने शायद हाईजू को बता दिया होगा। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो कंपनी के लिए निकलती है, लेकिन उसे नहीं पता था हाईजू काफ़ी लंबे समय से जियाओजी पर नज़र रखा हुआ है। और जो जियाओजी ने उसे बताया था कि उसे किस टाइप का लड़का पसंद है, इसी वजह से हाईजू ने अपने बॉडी पर वो टैटू भी बनवाया था, क्योंकि जियाओजी ने कहा था कि उसे वैसे लड़के पसंद है जो अपने प्यार का नाम अपनी बॉडी पर टैटू कराते। और इसी वजह से हाईजू ने इतना मेहनत किया था ताकि वो जियाओजी के लिए काफ़ी अमीर बन सके और उससे आगे चल के शादी कर सके। ऑफिस में हाईजो और जियाओजी दोनों ही लिफ्ट में मिलते हैं। तभी वहाँ पर जीजी नाम की एक गर्ल आ जाती है जो कि हाईजो के पीछे पड़ी हुई थी। वो हाईजो को डिनर पर जाने के लिए पूछने लगती है, लेकिन हाईजो मना कर देता है और कहता है कब उसने शादी कर लिया है तो घर पर उसकी वाइफ उसका इंतज़ार करते रहती है। अब सारे यहाँ पे चौंक जाते हैं कि हाईजो ने अचानक से शादी कर लिया। हाईजो ने ये भी बता देता है कि उसकी वाइफ इसी कंपनी में है। भाई साहब, कंपनी के लोगों को तो गॉसिप करने का मौका मिल गया था। वो लोग आपस में खूब सारा गॉसिप करने लगते हैं कि हाईजू की वाइफ कौन हो सकती है। यहाँ तक कि हाईजू की वाइफ कौन हो सकती है उसमें काफ़ी सारी खूबसूरत लड़कियों का नाम लिख करके वो लोग तो वोट देना भी स्टार्ट कर देते हैं। इसी चक्करों में उनके ग्रुप की कलीग को जियाओजी का शादी का सर्टिफिकेट हाथ लगता है, लेकिन वो लोग इतने ढक्कन थे कि उन्हें लगता है कि ये जियाओजी का फेक शादी का सर्टिफिकेट है। जियाओजी भी इन ढक्कनों को कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। इधर ये बात हाईजो का सेक्रेटरी उसे बताता है कि किस तरीके से हाईजो की वाइफ को लेकर के वोटिंग यहाँ पर चल रही है। सारे लोग वोट कर रहे हैं, उसमें जियाओजी का उसी वोटिंग को देख रहा होता है। तभी जियाओजी को उसकी बेस्टी का मैसेज आता है और उससे भी उसकी और हाईजो की शादी के बारे में पता था। वो कहती है डोंट वरी, आज शाम में मैं अपने हस्बैंड को तुम्हारे शॉप पर लेकर के आऊँगी। फिर वो हाईजो को मैसेज करती है कि क्या वो शाम में है, फ्री है, वो उसके साथ कहीं जाना चाहती है। हाईजो काफ़ी खुश हो जाता है और वह तुरंत ही हाँ कह देता है। शाम में हाईजो जियाओजी के साथ उसकी फ्रेंड के शॉप पर जाता है। जियाओजी से एक्सप्लेन कर दिया, आई नो तुम्हारे लिए शॉपिंग थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे घर में शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे लगा थोड़ा उस घर को घर की तरफ बनाया जाए जहाँ मुझे भी थोड़ा अपनापन वाला फील हो। हाईजो उसे कुछ नहीं कहता है। जियाओजी बहाना कर करके अपने दोस्त के शॉप से काफ़ी सारी चीज़ें उसे खरीदवा देती है। हाईजो तो समझ ही रहा था कि जियाओजी उसके दोस्त के शॉप पर उसे लेकर के आई है, लेकिन जियाओजी यहाँ पर ऑकवर्ड ना फील करे, इसी वजह से वो जो भी बोलती है वो ख़रीद लेता है। यहाँ पर वो जियाओजी को अपना सैलरी कार्ड देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए है, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम्हें कुछ भी खर्चे के लिए लेना हो तो तुम इसमें से ले सकती हो, तुम्हें हर बात के लिए मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। साइन करने के लिए वो हाईजो को पेन
पेन्स ऑफ़र करती है। उनमें से हाइजो एक क्यूट सा पेन चूज कर लेता है। जियोजी सोचती है उसे नहीं पता था कि हाइजो का ये क्यूट नेचर भी उसके सामने कभी आएगा, वरना 3 सालों से तो वो दोनों ने हार्डली ही एक दूसरे से कुछ बात किया होगा। हाइजो के ये कार्ड वाले बिहेवियर से जियोजी फुल ऑन इम्प्रेस हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाइजो इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को इतना सीरियसली लेगा कि वो अपना सैलरी कार्ड तक यहाँ पर उसे दे देगा। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तब उसका भाई कहता है कि डैड को तुम्हारे और हो के ब्रेकअप के बारे में पता चल गया है और मैं उनको फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उन्हें कैसे बताऊँगा। तभी उसकी माँ का जियाजी को कॉल आता है। वो लोग हाओजी को फ़ोन ट्रांसफ़र कर देते हैं। हाओजू वो फ़ोन उठाता है और उधर से उसकी मॉम गुस्सा करते हुए जियाजी को घर आने के लिए कहती है। जियाजी सोचती है अब तो मॉम डैड का गुस्सा उसे झेलना ही पड़ेगा। वो शाम में डरते डरते अपने घर पर जाती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसके मॉम डैड उसे डांटते नहीं। उन्हें पता चला था कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया है, तो वो लोग जियोजी को समझाते हैं तो तुम्हें मुझे ये बात पहले ही बताना चाहिए था। हम इतने बुरे थोड़ी ही हैं कि चीटर से मजबूरी में तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स करेंगे। फिर जियोजी बताती है कि असल में उसने अपनी कंपनी के बॉस से शादी कर लिया। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था और उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा मत है कि हाइजू उससे प्यार ना करें। जियाजी इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में नहीं बताती है और कहती है कि हाइजू बहुत ही अच्छा इंसान है। अगले दिन उन्हें फैमिली डिनर पर जाना था। चेंग जून हाइजू को मैसेज करता है, जीजू कल आपका वक्त आ गया है शाइन करने का। कल हमारे रिलेटिव्स के साथ पार्टी है, वहाँ ज़रूर आ जाना। आफ्टर दैट हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि पार्टी में सारे ही यहाँ पर आए हुए थे। जियाजी के कुछ रिलेटिव थे जो कि अपने पैसे का शो ऑफ किया करते थे। खास करके जो ये आंटी थी ना, वो अपने पति का पैसा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर शो ऑफ कर रही थी कि वो कितना अमीर है। अंट पहचान पाते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से जो हाइजू था वो जियाजी की फैमिली के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के आ जाता है। चेंग जुन जानबूझकर के टीवी ऑन करता है जहाँ पर कि हाइजू के बारे में ही उसके इंटरव्यूज़ वगैरह आ रहे थे। तब उन्हें पता चलता है कि कर रही थी उनका शकल तो देखने लायक था। वो जानबूझकर के कहती है तुम दोनों की शादी हो गई है, लेकिन मैंने शादी के बारे में सुना नहीं है और ना ही तुमने वेडिंग रिंग पहना हुआ है। तभी हाइजू अपने पॉकेट से वेडिंग रिंग निकालता है, जियाजी को पहनाते हुए कहता है डार्लिंग घर से निकलते समय तुम भूल गई यहाँ पर वेडिंग रिंग पहनना। अब जियाजी भी यहाँ पर एक्टिंग कर रही थी और कहती है कि हाँ हाँ मैं वेडिंग रिंग पहनना भूल गई थी। इतना बड़ा डायमंड वेडिंग रिंग था, उसने तो अपने लाइफ में कभी इतना बड़ा डायमंड रिंग कभी पहना ही नहीं होगा। सारे लोग इसके बाद जियाजी की फैमिली से और जियाजी से अच्छे से बिहेव करने लगते हैं। उसकी आंटी तो इतना जल भुन जाती है कि कुछ पूछो नहीं। रात में हाइजो को लेकर के जियाजी अपनी फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए लेकर के जाती है। हाइजू उनके फैमिली में मिलने जुलने की कोशिश कर रहा था। वो उसकी फैमिली से बात करने के लिए चले जाता है। उसके डैड उसे अपने साथ बैठ करके ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं। अब ये होममेड वाइन था जो कि बहुत ही ज़्यादा नशीला होता है। हाइजू उसे पीता है और उसे पीते ही वो मस्त टुन हो जाता है। इधर जियाओ जी अपने मॉम से बात कर रही थी। उसकी मॉम को फिक्र थी शादी के बाद की लाइफ उसकी बुरी तो नहीं है। जियाओ जी कहती है कि नहीं मॉम, हाइजू अच्छा इंसान है। तभी उन्हें पता चलता है कि हाइजू फुल नशे में टुन हो चुका है और आज रात उन्हें यहीं स्टे करना पड़ेगा। अब जियाओ जी को बोला जाता है कि हाइजू को कमरे में ले करके जाओ क्योंकि वो काफ़ी ड्रंक है। जियाओ जी हाइजू को ले करके जाती है। वो वैसे तो जब जगह रहता है काफ़ी रूथलेस दिखता है, लेकिन सोते समय वो काफ़ी क्यूट दिख रहा था। वो उसे टेडी ऑफर करती है, लेकिन हाइजू आगे बढ़ के जियाओजी को किस कर लेता है। तभी उनकी मॉम कमरे में आ जाती है। जियाओजी काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद हाइजू नशे में है, इसी वजह से वो ऐसा बिहेवियर कर रहा है। वो अपनी मॉम के सामने भी काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है। अब यहाँ पर उसे लगता है कि शायद ये वाइन का नशा है। वो हाइजू को यहाँ पर वो टैडी ही पकड़ करके सोने के लिए छोड़ देती है और मन में कहती है ना, अगली बार से अगर तुम्हें कुछ महंगा गिफ्ट देना हो ना तो गोल्ड देना, डायमंड की रिटर्न वैल्यू नहीं होती है। अगली मॉर्निंग यहाँ पर जाओ जी अपने फैमिली मेम्बर के साथ बैठ कर के ब्रेकफास्ट कर रहा था। अब हाइजू ने कल जियाओ जी को किस किया था। हाइजू ऐसे दिखाता है कि उसे इस बारे में कुछ भी याद ही नहीं है।
उसके मॉम डैड कहते हैं अब जब तुम लोगों की शादी हो चुकी है तो तुम लोग मैं उम्मीद करूँगी कि एक हैप्पी लाइफ आगे साथ में बिताने वाले हो। हाई जो कहता है डोंट वरी आंटी, मैं जिया जी को कभी हर्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर हाई जो कहते हैं कि डैडी मेरे पास क्या कर रहा है, तो जिया जी उसे गिफ्ट दे देती है, कहती है तुम्हारे लिए है। यहाँ पर हाई जो अपने टेबल पे ये क्यूट टेडी और जिया जी की तरफ से दिया हुआ पेन रखा था। यहाँ एंट्री होती है रेबेका नाम की एक गर्ल की जो कि हाइजू को पसंद किया करती थी। वैसे ये बात कंपनी में किसी को नहीं पता था। उसे पता चला था कि हाइजू ने शादी कर लिया है तो वो हाइजू से मिलने के लिए आई हुई थी। उसी समय चेंगजुन भी होममेड खाना बना करके हाइजू के लिए कंपनी में आया हुआ था। जियाओ जी उससे मिलती है। रेबेका को देख करके उसका भाई कहने लगता है ये लड़की बहुत ही खतरनाक है, वो हाइजो को पसंद करती है और पास्ट लाइफ में इसने तुम्हें बहुत ही परेशान किया है, बहुत ही पैसे हायर करके गुंडे भेजे थे तुम्हें परेशान करने के लिए, और हाइजो तुम्हें हर बार प्रोटेक्ट कर लेता था लेकिन तुम इन चीज़ों से काफ़ी तंग आ चुकी थी, इसी वजह से हाइजो से तुम डाइवोर्स लेना चाह रही थी। जिहाजी सोचती है इस रेबेका का तो यूज करना पड़ेगा, अगर वो ऐसे हेट करती है हाइजू की वाइफ को तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ रेबेका हाइजू से बोलने के लिए जाती है तुमने शादी कर ली, बताया भी नहीं। हाइजू से कहता है मुझे नहीं लगता कि हम इतने क्लोज है कि मुझे अपने पर्सनल लाइफ का मैटर तुम्हें बताना पड़ेगा। तभी वहाँ पर उससे जियाजी का मैसेज आता है कि घर वालों ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। तो वो कहता है ठीक है ऑफिस में आ करके दे दो। वो हाइजो हाइजू से जा करके मिलने लगता है। तब यहाँ पर ये देख करके रिबेका को लगता है कि कहीं यही तो हाइजो की वाइफ नहीं है। वो जियाजी से बात करने के लिए जाती है। जियाजी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए कहती है नहीं नहीं मैं हाइजो की वाइफ नहीं हूँ, उसकी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना वो हाइजो की वाइफ है। रिबेका उसे कहती है तुम्हें नहीं लगता है कि उसकी वाइफ तुम्हें होना चाहिए था, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को नहीं, क्यों ना हम दोनों मिल करके उनका ब्रेकअप करा दें। जियाजी कहती है अगर तुम ब्रेकअप कराना चाहती हो तो फिर तुम्हें मुझे अच्छे पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड के हाइजो से शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेबेका सोचती है जब ये पैसे पे बिक रही है तो मेरा काम तो और भी आसान है। जियाजी ने ऐसे इसलिए किया था ताकि रेबेका उससे अपना दुश्मन ना समझे और उसे परेशान करने के लिए गुंडे ना हायर करे। रेबेका तुरंत ही जियाजी के साथ डील करती है और उसे अच्छे खासे पैसे वैसे भेज देती है। दूसरी तरफ रिसाइज करी वो पूरा सिचुएशन अपने भाई को समझाती है लेकिन तभी वहाँ पर हाइजो आ जाता है। चेंगजुन कमरे से निकल जाता है। हाइजो कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कोई एक कॉमन इंसान नहीं हो, ना ही तुम्हारी फैमिली, तुम लोग मेरे लिए काफ़ी यूनिक हो, काफ़ी स्पेशल हो। मेरी नज़र से देखो तो तुम बहुत ही खूबसूरत हो और उतनी ही टैलेंटेड भी। अपने टैलेंट के दम पर तुमने मेरी कंपनी में जॉब लिया था और इतने सालों से तुम बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही हो, तो इस टाइप के मैसेजेस रेबेका को करना तुम बंद कर दो। अब जियाजी सोचती है इस बंदे को क्या हो गया, ये इतना स्वीटली टॉक कब से करने लगा, 3 सालों में तो हमारे बीच कभी कोई बात नहीं हुई और अब देखो ये ऐसे बिहेव कर रहा है कि मानो ये मुझे कितना जानता हो। हाइजू यहाँ पर अपनी फीलिंग को नहीं छिपा पा रहा था। तभी वहाँ पर जियाजी को कॉल आता है। कल पेरेंट टीचर मीटिंग में चेंगजुन की तरफ से उसे कॉलेज में जाना था। हाइजुन भी साथ चलने के लिए बोलता है तो जियाजी मना कर देती है कि नहीं नहीं वो खुद ही चली जाएगी। अगले दिन वो अपने भाई को लेकर के कॉलेज में जाती है जहाँ पर किसके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे तो टीचर ने उसके पेरेंट को बुलाया था। तभी एक लड़का की मॉम यहाँ पर आई हुई थी जिसकी की लड़ाई चेंगजुन से हुई थी। वैसे तो गलती उस लड़के की ही थी लेकिन वो लोग इनसे थोड़े अमीर थे तो पैसे का यहाँ घमंड दिखाते हुए उन लोगों ने चेंगजुन को अच्छा खासा सुनाया था। टीचर ने इसलिए भी चेंगजुन की फैमिली को बुलाया हुआ था। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा भाई तो किसी काम का नहीं है, इसके पास कोई टैलेंट भी नहीं है, इसके मार्क्स इतने खराब आते हैं। चेंगजुन कहता है मेरे पास एक टैलेंट है ना, मुझे वायलिन बजाना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। इस बात पर उस लड़के और चेंगजुन के बीच बेट लग जाता है। वो लोग स्टेज पर जाकर के वायलिन बजा रहे थे और जब पहली बार जियाजी ने चेंगजुन को वायलिन बजाते हुए सुना तो वो चौंक ही गई। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में उसके भाई को वायलिन बजाना आता होगा। यहाँ पर वो ये कंपटीशन जीत जाता है। इस बात को वो लोग रफा दफा कर देते हैं। कॉलेज चेंगजुन को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ जियाजी यहाँ पर अपने भाई की पिटाई लगाते हुए कहती है एक बात सच सच बता, तूने फ्यूचर में अपनी स्टडीज़ तो कंप्लीट की थी ना। तब चेंगजुन उसे बताने लगता है कि असल में मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया था, तुम्हारा एक्स हमेशा ही तुम्हें टॉर्चर करते रहता था, घर पर बहुत ही प्रेशर का माहौल था, इसी वजह से मैंने स्टडी ना करने का डिसाइड किया था। मुझे वायलिन प्लेइंग में बहुत
बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं वही रिलेटेड जॉब ढूंढ रहा था। लेकिन काम ढूंढना और म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री लेना हम जैसे कॉमन लोगों के लिए इतना भी आसान नहीं होता है। मैं इन 3 सालों में बुरी तरीके से टूट चुका था। अब ना तो मैं घर जा सकता था और ना ही मेरे पास कोई जॉब था। ऐसे सिचुएशन में हाईजू मेरे लाइफ में आया था और तब मुझे पता चला था कि वो इंसान तुमसे प्यार करता है और वो काफ़ी अच्छा मुझे इंसान है। अपने पैसों से वायलिन आगे सिखाया था, म्यूजिक स्कूल में एडमिशन दिलाया था। ये बात है जी को पता चलता है तो कहीं ना कहीं उसका डाउट थोड़ा और बढ़ जाता है। कहीं उसका भाई सच तो नहीं कह रहा है, कहीं सच में हाईजू उससे प्यार तो नहीं करता है। बट जो भी हो, पास्ट की लाइफ से अभी की लाइफ तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। तभी यहाँ पर हाईजू चेंगजून के पसंद की चीज़ें लेकर के आता है खाने के लिए, जो कि उसने मंगाया था। वो जिस तरीके से जियाओ कहा था कि हाईजू जियाओजी को पसंद करता है, बस फ़र्क इस बात का है कि जियाओजी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। रात में जो हाईजू था वो जियाओजी के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर के आया था। जियाओजी पूछती है गिफ्ट किस लिए? हाईजू कहता है असल में आज तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा पेरेंट टीचर मीटिंग था ना, तो मुझे लगा कि शायद तुम सैड होगी क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, तो तुम्हें सुनने को मिला होगा। जियाओजी सोचती है इतना केयरिंग बंदा, मैंने तो सच में अपने बॉस हाईजू के इस फेस को कभी इमेजिन ही नहीं किया था, जो कि वह इतने प्यारे तरीके से उसके साथ बिहेव कर रहा है। रात में वो चुपचाप वापस से हाईजू के टैटू को चेक करने का कोशिश करती है, ये सोचते हुए कि कहीं सच में ये बात सच तो नहीं है। यहाँ पर हाईजू उसे वो चेक नहीं करने देता और बस जियाओजी को हक करके ही सो जाता है। जियाओजी को भी कब हाईजू के साथ नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चला था। अगले दिन ऑफिस की तरफ से सारे एम्प्लॉयज़ का हेल्थ चेकअप होने वाला था। हाईजू भी यहाँ पर जियाओजी के सपोर्ट के लिए आया हुआ था। तभी वहाँ पर जियाओजी अपने डैड को नोटिस करती है। उसे पता चलता है कि वो किसी का ऑपरेशन कराने के लिए आए हुए थे, किसी चीज़ का। वो उनसे पूछने के लिए जाती है लेकिन वो बहाना कर देते हैं कि सब ठीक है, उसे इन बातों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जियाओजी बहुत ही परेशान हो जाती है। हाईजू ये देखते हुए उसके पीछे आने लगता है। अब जियाओजी अपने भाई को कॉल करती है। उसका भाई उस समय एग्ज़ाम दे रहा था तो वो ज़्यादा कुछ बता नहीं पाता। अब जियाओजी और परेशान हो जाती है। हाईजू उसे हक करके बोलता है डोंट वरी, मैं अच्छे डॉक्टर्स अरेंज कर देता हूँ तुम्हारे डैड के लिए। अगर किसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ भी तो वो ठीक हो जाएंगे, उसे इन बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट वो लोग घर जाते हैं। इतने सारे डॉक्टर्स का आया हुआ देख करके उसकी मॉम परेशान हो जाती है कि क्या चल रहा है। तभी उसके फादर भी यहाँ पर बाहर आते हैं। उसकी मॉम को लगा था कि कहीं उसके हस्बैंड को जानलेवा बीमारी तो नहीं है। एम्बेरस होते उसके डैड कहते हैं मैं तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने गया था यार, अब मेरे बाल झड़ रहे थे बुढ़ापे में। उनकी मॉम उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर वो टकला भी हो जाएगा तब भी वो उससे उतना ही प्यार करते रहेगी, उसे इन बातों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब जियाओजी भी यहाँ पर काफ़ी एम्बेरस हो जाती है कि उसने क्या इमेजिन किया था और निकला क्या। सारे डॉक्टर्स यहाँ पर चुपचाप चले जाते हैं। वो हंसते हुए हाईजू के साथ जाती है। हाईजू कहता है मैं समझ सकता हूँ, रोज़ मुझे सरप्राइज ही देते रहता है। आफ्टर दैट जियाओजी को ऑफिस की तरफ से एक पार्टी में जाना था। फर्स्ट प्राइज़ जीतने वाले को अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे। जियाओजी वहाँ पर जाती है। हाईजू से कहता है तुम्हें जैसा भी ड्रेस चाहिए तुम बता दो, ये लोग तुम्हें कस्टमाइज़ करके दे देंगे। जियाओजी उन्हें अपना पसंद बताती है और बिल्कुल उसी हिसाब से जियाओजी के लिए ड्रेस तैयार किया जाता है। जब वो उसे पहन करके आती है आफ्टर दैट जियाओजी कंपनी की तरफ से पार्टी में चली जाती है। वहाँ पर उसके सारे दोस्त लोग भी आए हुए थे और जियाओजी ये ग्रैंड प्राइज़ जीत गई थी। लेकिन जो प्राइज़ वो चाहती थी वो नहीं, उससे भी बड़ा, और कंपनी के हिसाब से उसे हाईजू के साथ एक बार डिनर करने का मौका मिल रहा था। जियाओजी कहती है क्या यार, मैं यहाँ पैसे जीतना चाहती थी, हाईजू के साथ तो मैं रोज़ ही लंच डिनर करती हूँ, इसमें क्या ही स्पेशल है। लेकिन उन लड़कियों के लिए स्पेशल था ना जो कि हाईजू को पसंद करती थी और उसे नहीं जानती थी। तभी वहाँ पर रेबेका आती है और जियाओजी से बात करने लगती है। जियाओजी ने वो प्राइज़ जीता। हाईजू के साथ डिनर पर जाने के लिए डील उससे फिक्स कर लेती है। जियाओजी तुरंत ही उसे वो पैसे लेकर के डिनर पर वो कब और कहाँ जाने वाले हैं ये बातें सारी रेबेका को बता देती है। इधर हाईजू अपने साले से की गई बातों को याद कर रहा था, जहाँ पर कि चेंगजुन का कहना था कि मैं नोटिस कर रहा हूँ मेरी बहन अब तुम्हें देख करके साई फील करना स्टार्ट कर दी है। इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं अब तुम्हें पसंद कर रही है, तो तुम ना उस डिनर पर अपनी फीलिंग उसे एक्सप्रेस कर देना। हाईजू ने तो उसे प्रपोज करने का प्लान किया था, लेकिन जियाओजी की जगह रेबेका वहाँ पर आ जाती है। उसका
कमेंट करते हुए कुछ बोल रही थी। वहीं दूसरी तरफ जियाओजी घर जाती है। चेंगजुन कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो बहन? तुम्हें पता है फ्यूचर में क्या हुआ था? यहाँ पर फ्यूचर में ना इस जो डिनर है वहाँ पर बहुत बड़ा ही कांड हुआ था। हाइजू ने तुम्हें कन्फेस किया था और तुम दोनों ने किस किया था, या फिर ये मैं कहूँ कि तुमने उसे किस करने की आगे पहल की थी, और ये हाइजू का फर्स्ट किस था। अब जियाजे ने तो रेबेका को वहाँ पर भेज दिया है। अब वो ये सोच रही होती है कि क्या ये सच है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पर फ्यूचर से आए हुए भाई की बात सच है, और ऐसा अगर सच में हुआ होगा कि उस पार्टी के बाद हाइजू और जियाओजी ने एक दूसरे को किस किया होगा, तो फिर तो आज उसकी जगह रेबेका है, तो हाइजू ने रेबेका को किस किया होगा। उसके माइंड में यही बातें चल रही थी। असल में पिछली बार जियाओजी का इस टाइम रिसेंट ब्रेकअप हुआ था और हाइजू को वो ड्रंक होकर के उसे किस करने लगी थी, लेकिन अब इस बार तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जानबूझ करके चेंगजुन उससे कहता ओ तुमने ये, अब तो रुबेका तुम्हारी जगह पर है। अब तो पता नहीं है, वो तो हाइजू ही डिसाइड करेगा कि आगे क्या होने वाला है। चेंगजुन को तो पूरा ही भरोसा था कि हाइजू जियाओजी पगलू है और वो उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता है। लेकिन अब जियाओजी के माइंड में तो काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे। वो अपनी दोस्त के साथ ड्रिंक करने के लिए चली जाती है। वो कहती है मैंने प्राइज के पैसे भी जीत लिए, स्टिल मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मैं क्यों सैड हूँ। इधर जो रेबेका थी वो हाइजू को कहती है तुम्हारी वाइफ तुमसे प्यार नहीं करती है। मुझे शुरू से पता था कि जियाओजी ही तुम्हारी वाइफ है। स्टिल अगर वो तुमसे प्यार करती तो वो तुम्हें पैसे दे करके नहीं सेल करती। हाइजू उसे कुछ नहीं कहता है क्योंकि जियाओजी ने जो किया था उस वजह से अब उसे सुनना तो पड़ेगा। रेबेका कह दिया आई नो तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकते, और अब तो तुमने शादी भी कर लिया, दैट्स वाई मैं अपना ट्रांसफ़र ले रही हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाली हूँ। रेबेका वहाँ से चली जाती है। हाइजू घर जाता है, देखता है कि जियाओजी काफ़ी ड्रंक है और वो अपनी दोस्त से बात करते हुए आगे बढ़ती है और गलती से हाइजू को हक कर लेती है। वो बहुत ही ड्रंक थी। हाइजू जियाओजी को उठा के कमरे में लेकर के जाता है। वहाँ पर जियाओजी से कह बेका के साथ होने चाहिए ना, लेकिन फिर खुद आगे बढ़ के वो हाइजू को किस कर लेती है। हाइजू से कहता है कि तुम ड्रंक हो इसलिए ऐसा कर रही हो। जियाओजी कहती है नहीं मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ इसलिए ऐसा कर रही हूँ। आफ्टर दैट काफ़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर किस करते हैं। अगली मॉर्निंग जियाओजी को तो याद भी नहीं रहने वाला था। वो फुल ऑन टल्ली थी। होता भी वही है। अगली सुबह जब वो जगती है तो उसके लिप्स पूरे स्वेलन थे और काफ़ी पेन था। वो रेडी होकर के बाहर जा रही थी कंपनी के लिए। हाइजू अपना फेस छुपा रहा था और उससे ऐसा लगता है कि उसने कल रेबेका को किस किया है। इसी वजह से वो उसे ऑकवर्ड फील करते हुए उसे इग्नोर कर रहा है। जियाओजी उससे बिना कुछ बात किए ही चुपचाप कंपनी के लिए निकल जाती है। इधर खुद हाइजू का फेस ऐसे स्वेलन था और ये सोच रहा था कि जियाओजी अब उससे क्यों गुस्सा है। इधर जियाओजी अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। क्लब वगैरह भी था उसमें और वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर जियाओजी की नज़र पड़ती है कि हाइजू भी अपने दोस्त के साथ बैठ करके गेम खेल रहा है। उसकी फ्रेंड थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। हाइजू यहाँ पर ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेल रहा था। फर्स्ट ट्रूथ में उससे पूछा जाता है कि उसने अभी लेटेस्ट में किस गर्ल को मतलब कब किस किया है, तो बताता है कल रात ही। जियाओजी कंफर्म हो जाती है कि कल रात उसने रेबेका को किस किया होगा। आफ्टर दैट अगली बार डेयर में हाइजू को उस गर्ल को कॉल करने के लिए बोला जाता है जिसको किसने किस किया था, तो वो यहाँ पर जियाओजी को कॉल करता है। अब जियाओजी को तो ये लग रहा था कि उसने रेबेका को किस किया है और कवर अप करने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। जियाओजी के बिगड़े हुए मूड को देख करके हाइजू समझ नहीं पाता है। उसे तो पता ही नहीं था ना कि जियाओजी यहाँ पर उसे भूल चुकी है उस किस को। वो जियाओजी जब हाइजू के इस पॉइंट ऑफ व्यू को जियाओजी सुनती है तो वो समझ जाती है कि हाइजू उसे धोखा नहीं दिया है। वो कहता है मुझे अच्छा लगा कि कम से कम तुम जेलस हुई दूसरी लड़की को लेकर के। जियाओजी ऑकवर्ड होते हुए कहती है कौन कह रहा है कि मैं जेलस हुई, मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हुई थी। आफ्टर दैट वो दोनों वॉक करते हुए वहाँ से घर के लिए निकल रहे थे। रास्ते में वही फूड कार्ट पड़ता है जहाँ पर कि कॉलेज टाइम में जियाओजी वहाँ खाना खाया करती थी। वहाँ जाने पर पता चलता है इस फूड कार्ट की ओनर असल में हाइजू की माँ है और वो अब भी ये फूड कार्ट चलाया करती है। वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, उसको लगा करके वहाँ सर्व किया करता था। तब उसे पता चलता है कि वो हाइजू था।
उसकी माँ उसे बताती है कि असल में वो तुमसे बहुत ही लंबे समय से प्यार करता है। आयशु अपनी माँ को काम डाउन रहने के लिए कहता है मॉम थोड़ी तो डिग्निटी मेरी छोड़ो मेरी वाइफ के सामने। यहाँ पर आयशु और जिया जी साथ में बैठ करके खाना वाना खाने लगते हैं। अब जिया जी के मन में बहुत सारे सवाल थे। वो आयशु से सारी बातों के जवाब जानना चाहती थी। कुछ टाइम तक वो लोग उसकी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करते हैं एंड आफ्टर दैट घर के लिए निकल जाते हैं। उसकी माँ आयशु से कहती है जिया जी को घर लेकर के आते रहना। घर जाने के बाद जियाजी यहाँ पर हाइजो से पूछ रही थी कि उसे जियाजी से कब प्यार हुआ, क्या वो लव एट फर्स्ट साइट था। हाइजो उसे बताने लगता है कि जब उसने पहली बार उसे देखा था तब वो उसकी माँ के फूड कार्ट पर ही खाने के लिए आई थी। कुछ गुंडों से उसकी लड़ाई हो गई थी और बस वो जियाजी को देख करके उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं गुंडों से उसकी लड़ाई ना हो जाए। वो जियाजी से इसके बाद धीरे धीरे हर बार जब मिला तब हर बार थोड़ा और ज़्यादा प्यार करने लगा। अब यहाँ पर जियाजी को जब उसकी तरफ से सारी बातें पता चलती है तब वो कंफर्म हो जाती है कि असल में हाइजो उससे सही में प्यार करता है। उन दोनों ने शादी तो कर ही लिया था। हैप्पीली एवर आफ्टर वाला टाइम वो लोग बिताने लगते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ साल बाद उन दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं। जियाजी का भाई उनके बच्चों को संभाल रहा था और हाजी और जियाजी हैप्पीली एवर आफ्टर रह रहे थे। और ये कहानी हमारी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।